थैंक यू मैम। अब जिस लम्हे का इंतजार हमें बहुत बेसब्री से था, आज का वो लम्हा आ गया है और हमारे बीच में मौजूद है कीनोट स्पीकर आज के। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दावत दूं तो एक लाइन के साथ दावत देता हूँ। तुम हुए मेहमान तो बामो दर अच्छा लगा, तुम हुए मेहमान तो बामो दर अच्छा लगा, आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। इन्हीं बात के साथ आपको दावत देता हूँ कि आप आए और अपने ज़री ख्यालात से हमें नवाजें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे अपना घर हमेशा अच्छा लगना चाहिए। आज यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी, आज की चीफ गेस्ट प्रोफेसर नीलू हुमित्रा जी, प्रोफेसर अंजू शर्मा जी और जो उपस्थित सभी लोग हैं, सबका जो विद्यार्थी भी हैं, अध्यापक हैं, सबका अभिवादन, सबका अभिनंदन। निश्चित तौर पर मैं भी वहाँ होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या कहें कि कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं कि कई बार आप कर नहीं पाते हैं। मैं चाहता था आना, जम्मू आना मुझे अच्छा लगता है, तमाम वर्षों से आता रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन कुछ अपनी बातें रख के इस संगोष्ठी में अच्छा लगेगा अनुपस्थित, भौतिक रूप से वहाँ अनुपस्थित रहते हुए भी। सबसे पहले तो यह कि इस तरह के विषय पे बातचीत बहुत ज़रूरी है, पुनरावलोकन बहुत ज़रूरी है, आत्मालोचन बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को लिटरेचर में का महत्व भी इसीलिए होता है कि हम अपनी परंपरा का मूल्यांकन करते रहते हैं। परंपरा का मूल्यांकन हमें नया रास्ता दिखाता है, हमें नए मार्ग मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय देखकर, भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में नारी का पुनरावलोकन। जैसे मैं कह रहा था, घर हमेशा अच्छा लगना चाहिए, तो अवलोकन है। जब आप भारतीय साहित्य को देखते हैं, जब मैं भारतीय साहित्य कह रहा हूँ तो भारतीय साहित्य के ही संदर्भ में, सिर्फ हिंदी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। जब आप इस पर विचार करना शुरू करते हैं तो अगर आप 1000 साल का इतिहास देखना चाहें साहित्य का और उस पर विचार करना चाहें, तो बिल्कुल आरंभिक दौर में जब एक कालखंड आपको दिखाई देता है जो एक तरह से बहुत फ्यूडल एज है, बहुत वो समय है, तो उस समय के पूरे कालखंड में आपको स्त्रियों की जो छवि दिखाई देगी साहित्य में, वो शायद बहुत प्रगतिशील नहीं दिखती है। वो प्रगतिशील जिसे आप कहना चाहते हैं, अग्रगामी कहना चाहते हैं, नहीं दिखती। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, हमारी चीज़ें हैं, उसमें स्त्री की छवि बहुत अच्छी रही है। हमारे जो मानक, जो हमारी पूरी भारतीय परंपरा रही है, उसमें स्त्री की छवि बहुत अच्छी रही। लिटरेचर में तमाम तरह के जो सामाजिक विचलन होते हैं, उन विचलनों के कारण चीज़ें दिखती रहती हैं। तो जो आदिकालीन समय आपको दिखता है, उसमें एक छवि दिखती है जहाँ पर आपको चीज़ें लगेंगी कि इस तरह की हैं। जो सबसे बेहतर समय आता है जहाँ पर आप सचमुच नारी की छवि को देख सकते हैं, उसका पुनरावलोकन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा स्पेस जहाँ मिलता है, अवकाश जहाँ मिलता है, वो भक्ति आंदोलन है, भक्ति साहित्य है भारतीय। और एक ये जो भक्ति आंदोलन का है, ये अखिल भारतीय है। भारत की सभी भाषाओं में भक्ति आंदोलन है, एक साथ, एक ही कालखंड में है। वो अलग अलग कालखंड का भी मामला, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, दक्षिण से शुरुआत हुई और उत्तर तक वो चीज़ें आईं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में अक्क महादेवी और आंडाल जैसी कवित्री भक्ति आंदोलन के समय में होती हैं। बहुत बड़ी उपस्थिति हैं दोनों। हमारी तरफ मीरा अगर आएंगे तो जो हिंदी प्रदेश जिन्हें हम कहते हैं, उधर आएंगे तो मीरा मिलती हैं। अगर आप अक्क महादेवी की कविताओं को उस कालखंड में देखें, आंडाल की कविताओं को देखें या फिर मीरा की कविताओं को देखें, तो आपको एक साथ तत्कालीन समाज में स्त्री की छवि भी दिखाई देगी, स्त्री के स्वप्न भी दिखाई देंगे और उसका संघर्ष भी दिखाई देगा।
एक साथ ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। और यह अकारण नहीं है, यह कारण नहीं है कि अक्क महादेवी या आंडाल या मीरा आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी हम सबको, जो लोग खुले मन से साहित्य को पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन्हें उनका साहित्य प्रीतिकर लगता है, रास्ता दिखाने वाला लगता है, एक बड़ी उपस्थिति के तौर पर देखना। और जब आप अक्क महादेवी की कविताओं को देखते हैं, कन्नड़ की में हैं वो, आप में से कुछ लोगों ने अक्क महादेवी की कविताएं पढ़ी होंगी अलग अलग भाषाओं के ट्रांसलेशन में। हिंदी में भी उनका ट्रांसलेशन उपलब्ध है, भारत की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है, अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है। आंडाल की कविताओं को देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आज हम जिस स्त्री छवि को जानते हैं, जिस स्त्री छवि को पहचानते हैं, उसके निर्माण में, उसके सृजन में, उसकी यात्रा में बहुत लंबा वक्त लगा है, बहुत सारा वक्त लगा है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ये जो आंडाल की कविताओं में या अक्क महादेवी की कविताओं में स्त्री के जिस स्वप्न और संघर्ष की चीज़ है, वह सामाजिक विचलनों से पैदा हुई थी और उसको प्राप्त करने की कोशिश है, पुनः प्राप्त करने की कोशिश है। तो ये एक चीज़ अभी मैं विस्तार से इस पर बात करूँगा, इतना समय तो नहीं होता है समापन में। अगर आप हिंदी और उर्दू के संदर्भ में इन चीज़ों को देखना चाहेंगे तो अगर रीतिकाल के समय को, हिंदी का जो रीतिकाल का समय है, अगर उस कालखंड को आप देखें, यानी कि जो एक तरह से आज से लगभग 150 साल पहले का जो समय है, अगर आप उस कालखंड को देखना चाहें तो उस कालखंड में आपको स्त्री की जो उपस्थिति मिलेगी वहाँ दो तरह से मिलती है। एक तरफ घनानंद जैसे कवि मिलेंगे जहाँ स्त्री की उपस्थिति बहुत अर्थपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से घनानंद के वहाँ उपस्थित होती है, अपनी पूरी मतलब एक स्त्री की पूरी उपस्थिति घनानंद जैसे कवियों के वहाँ है। लेकिन अधिकतर कवियों के वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से वहाँ पर, जैसे बिहारी के वहाँ, अन्य लोगों के वहाँ पढ़ते हुए हम बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, कविता के लाघव पे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन स्त्री के स्वप्न और स्त्री का संघर्ष वहाँ नहीं है। घनानंद की कविता में आपको कुछ हद तक ये चीज़ें दिखाई देती हैं। साहचर्य का एक सौंदर्य शास्त्र वहाँ दिखता है कि उसकी एक आकांक्षा घनानंद की कविताओं में आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ है। अन्य में एक है कि सौंदर्य एक सीमा हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये उर्दू की भी कविता में बहुत देर तक, बहुत दूर तक ये चीज़ चलती है। उर्दू की कविता में भी बहुत बाद में वो वक्त आता है जब फैज़ ये अपनी फैज़ आते हैं और नए ढंग से स्त्री को रखना चाहते हैं। राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा, या और इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और उससे भी थोड़ा और आगे जाते हैं। हालांकि उसी पाए के शायर नहीं हैं कैफ आज़मी कि चल तुझे मेरे साथ ही चलना है जैसी नज़्म लेकर के आते हैं वो, तो थोड़ा सा लगता है कि ये साहचर्य का एक नया सौंदर्य शास्त्र वहाँ बनता है। हिंदी में भी रीतिकाल के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बनती हैं, निकल करके आती हैं। अगर आप लगभग 1850 के बाद का समय देखें भारतीय साहित्य में और स्त्री की उपस्थिति को देखना चाहें तो कुछ जगहों पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। 1882 में बंगाल की मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, बन प्रसून नाम से उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और अब उपलब्ध है ये कविता संग्रह, कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है। आप जब उसको देखेंगे तो उसमें स्वाधीनता का प्रश्न और आलोचनात्मक चेतना है। जब स्वाधीनता के प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं तो दोनों तरह की स्वाधीनता का प्रश्न मोक्षदायिनी की कविता में दिखाई देता है। यानी कि एक स्त्री स्वाधीनता का प्रश्न भी वहाँ पर है और जो राष्ट्र की स्वाधीनता का मामला था वह भी वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से आधार बनाती हैं। ये वही समय है, इतिहासकार सुधीर चंद्र को अगर आप पढ़ेंगे तो रखमाबाई का एक पूरा प्रकरण आता है, उनकी किताब है। तो रखमाबाई का जो पूरा संघर्ष है, उस संघर्ष ने उस पूरे कालखंड को, जो नवजागरण का काल है भारत में,
1850 के बाद का जो समय है, उस कालखंड में रखमाबाई बहुतों के लिए उदाहरण के तौर पर आती हैं। वो डॉक्टर बनती हैं, विदेश जाकर लौटती हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरह अदालत ने भी उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया, अंग्रेज भी उनके पक्ष में नहीं थे, और तमाम हमारे भारत के भी कुछ उस समय के बड़े लोग पक्ष में नहीं थे। उनका था कि उन्हें अपने पति के घर चले जाना चाहिए और पति के घर पर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, बाहर गईं, लौट कर आईं। इन सब का जो इम्पैक्ट है पूरा का पूरा उस समय के, अगर आप उसी समय के उपन्यास उर्दू के देखें, हिंदी के देखें, बहुत हिंदी के उपन्यास तो उस समय बहुत कच्चे हैं, बहुत अपने फॉर्म के रूप में या अपने कंटेंट के रूप में बहुत मजबूत उपन्यास नहीं हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध के जो उपन्यास हैं। लेकिन उर्दू में कुछ उपन्यास उस दौर में आते हैं, उमराव जान अदा और इस तरह के कुछ उपन्यास उसी दौर में प्रकाशित होते हैं। तो वहाँ पर स्त्री की बदलती हुई छवि है, स्त्री की छवि बदलती चली जाती है वहाँ पर, और आपको संघर्षशील स्त्री दिखाई देना शुरू होती है। अपने मतलब अपने स्व के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करती स्त्री वहाँ पर दिखाई देती है आपको इन आरंभिक कृतियों में। ज़्यादा परिवर्तन जिसे आप कहते हैं वो 20वीं शताब्दी में आना शुरू होता है भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो स्त्री की पूरी स्थिति बदली हुई जो दिखाई देती है वो 20वीं शताब्दी में दिखती है। उसके पूर्वार्ध में थोड़ी कम, उत्तरार्ध में अधिक दिखाई देती है। स्वाधीनता आंदोलन के दिनों का अगर आप लिटरेचर देखेंगे, हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला का, जितना मेरी दृष्टि में गया, कुछ मलयालम का अगर आप देखेंगे, तो इन सब में आपको दिखेगा कि स्त्री की वो छवि नहीं है जो आपको बिल्कुल 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में दिखाई दे रही थी या पूरी 19वीं शताब्दी में दिखाई। 20वीं शताब्दी में एक बदली हुई स्त्री आपके सामने आती है और चीज़ें दिखती हैं। एक हिंदी में किताब प्रकाशित हुई, अब तो लेखिका का नाम तय हो गया है, एक समय बहुत लेकर विवाद था। सीमंतनी उपदेश नाम की एक किताब है, सीमंतनी उपदेश। 1882 में ये किताब छपी थी और पहले एक हिंदी के आलोचक हुए डॉक्टर धर्मवीर, उन्होंने ये माना था कि माई भगवती इसकी लेखिका हैं, लेकिन अब कुछ लोग अलग अलग शोध आए हैं, हरदेवी के नाम से भी इस किताब को लोग जानने लगे हैं। बहरहाल मूल रूप से किताब उपलब्ध है, लेखिका का नाम अनुपलब्ध रहा। वो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे जो सीमंतनी उपदेश है, तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। उस दौर में उस स्त्री ने जिस ढंग से स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया है, पारिवारिक संरचना के भीतर स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया है, वो देखने लायक है, समझने लायक है। लेकिन इसको बराबर इस रूप में देखना चाहिए। कई लोग इसको ये सोचते हैं कि यह आलोचना है, आलोचना नहीं है। दरअसल भारतीय समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की तरह इसको देखना चाहिए। जो विचलन, जो भारतीय एक तरह से कहना चाहिए आदर्श व्यवस्था रही है, जो हम कह रहे थे आर्ष ग्रंथ, मैं आर्ष ग्रंथों की बात कर रहा था। आर्ष ग्रंथों में स्त्री की जिस महान छवि को रखा गया है, वह छवि जो खंडित हुई, इन किताबों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको पुनः प्राप्त करने की ये फिर चला गया था क्या? आवाज चली गई थी क्या मेरी? कब से गई? अभी तुरंत या? हाँ, तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे आर्ष ग्रंथों में स्त्री की जो छवि बनाई गई थी, वहाँ से जो विचलन मिला था, कहीं न कहीं इन किताबों के माध्यम से और इन तमाम प्रभावों के माध्यम से उसे प्राप्त करने की कोशिश की गई है। इसे नितांत आलोचना के रूप में या इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये मतलब कुछ अलग तरह की चीज़ें हो गई हैं। इन किताबों को जो युवा लोग हैं उन्हें ज़रूर पलट कर देखना चाहिए, खास करके अगर भारतीय साहित्य के संदर्भ में आप स्त्री जीवन को, नारी जीवन को देखना चाहते हैं, उसका पुनरावलोकन करना चाहते हैं, तो अगर आप इन बेसिक किताबों से नहीं गुजरेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। हिंदी में जहाँ पर सबसे पहले स्त्री की छवि बदलती है पूरी तरह, जहाँ दिखती है, वो प्रेमचंद का साहित्य है। गद्य में प्रेमचंद का साहित्य है और कविता में अगर आप इसे ठीक ठीक प्राप्त करना चाहें तो महादेवी वर्मा का साहित्य है, जहाँ पर चीज़ें आपको एकदम बहुत साफ साफ दिखने लगती हैं कि भारत की नई स्त्री को कैसा होना चाहिए,
किस तरह उसको दिखना चाहिए। प्रेमचंद के वहाँ आपको वो स्वप्न दिखाई देगा। महादेवी जी के वहाँ आपको, चूंकि कविता है, कविता माध्यम की अपनी एक फॉर्मेट है, उसकी सीमाएं हैं, वहाँ पर महादेवी जी के वहाँ भी वो चीज़ आपको दिखेगी। यहीं पर ये याद रखने की ज़रूरत है, प्रसंगवश याद रखने की ज़रूरत है कि महादेवी वर्मा की कविताओं पर बात करते हुए अक्सर लोग उनका जो चिंतन परक गद्य है उस पर बात नहीं करते हैं। महादेवी वर्मा ने लगभग 1929 के आसपास, 28-29 से लेकर 42 के बीच में जो स्त्री जीवन को लेकर निबंध लिखे थे, तमाम टिप्पणियां लिखी थी। जो उनकी किताब आई 1942 में, श्रृंखला की कड़ियां, वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये याद रखा जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया भर में जिस एक किताब की चर्चा बहुत अधिक हुई, जो स्त्री विमर्श की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सिमोन द बोवार की किताब द सेकंड सेक्स, वो मूल फ्रेंच में 1949 में छपी थी, 1949 में छपी थी। उसके 7 साल पहले महादेवी वर्मा की किताब हिंदी में छपी थी। और भारत के स्त्री जीवन को समझने के लिए, भारत के स्त्रियों को संघर्ष को समझने के लिए, उनके स्वप्न को समझने के लिए, उनके स्पेस को समझने के लिए वो एक बेसिक जरूरी किताब है। लेकिन क्योंकि वो हिंदी में किताब आई थी इसलिए उतनी चर्चा नहीं हुई। 1980 के बाद जब वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने लगी उसकी चीज़ें, और किताब भी ट्रांसलेट हुई, तब उस किताब की चर्चा होने लगी। उस किताब को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हम देखिए क्या है कि हम सब लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, और स्त्री जीवन को देखने में हो सकता है कि पश्चिम की दृष्टि कभी कभी मददगार होती हो, लेकिन ज़रूरी है कि उसको भारतीय दृष्टि के साथ मिलाकर देखा जाए चीज़ों को, तब शायद ज़्यादा बड़ा रास्ता मिलेगा, ज़्यादा क्लियर रास्ता मिलेगा। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि स्त्रियों के दुख एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन यूरोप की एक स्त्री का दुख उत्तर प्रदेश या जम्मू रीजन के या किसी और में एक बहुत सामान्य जीवन जी रही स्त्री के दुख जैसा नहीं होगा। कुछ फर्क होगा। भौगोलिक ही नहीं, सांस्कृतिक परिवेश भी चीज़ों को अलग करते हैं, सामाजिक परिवेश भी चीज़ों को अलग करते हैं। तो भारतीय साहित्य को समझने के लिए अगर आप टूल्स पूरी तरह पश्चिमी उठाएंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, मिलाकर उठा सकते हैं, कहीं कहीं पश्चिम की अंतर्दृष्टि भी हमारी मदद करती है, उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन जो हमारे वहाँ चीज़ें हैं, अब बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं। जैसे बहुत देर में अक्क महादेवी की कविताओं से लोग पर, अक्क महादेवी की कविताओं को पढ़िए, या आपको आज के स्त्रीवाद की ध्वनि सुनाई देगी, उसमें ध्वनि सुनाई देगी जिस तरह से वो कविताएं कही गई हैं। वो तो भारत का मामला है पूरी तरह। बहुत सारी चीज़ें हमारे वहाँ, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमें महादेवी वर्मा का मैं जिक्र कर रहा था, मोक्षदायिनी उपाध्याय का, मुखोपाध्याय का मैं जिक्र कर रहा था, सीमंतनी उपदेश का, ये सब हमारे वहाँ की चीज़ें हैं। लेकिन हम नहीं हम में से बहुत सारे लोगों ने इसकी उपेक्षा की। पुनरावलोकन करते हुए इन चीज़ों को देखने, कितना समय है बोलने के लिए? 4-5 मिनट में कंप्लीट कर दूं। अच्छा, 4-5 मिनट में कंप्लीट कर दूं, ठीक है। क्योंकि समापन में मुझे लगा कुछ विषय की एक ओवरऑल चीज़ों को समझ, मैं मलयालम में देख रहा था। अगर आप भारतीय कहानी के संदर्भ में भारतीय साहित्य के एम.टी. वासुदेवन नायर की दीदी जैसी कहानी पढ़ें, या बाबूराव बागुल की मराठी की अगर आप विद्रोह जैसी कहानी पढ़ें, या मैथिली की हरिमोहन झा की 5 पत्र जैसी कहानी पढ़ें, आपको भारतीय स्त्री के कई चेहरे दिखाई देंगे। एक ढंग का चेहरा नहीं है, एक रैखिक नहीं है भारतीय समाज में स्त्री का जीवन। इसलिए साहित्य में भी वो एक रैखिक नहीं है, एक ढंग से चीज़ें नहीं चलेंगी। बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे संदर्भ हैं, फिर कभी हम लोग उस पर बात करेंगे। जेंडर की जो बहस है उसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको किस ढंग से भारतीय साहित्य के संदर्भ में समझना होगा। पुनरावलोकन करते हुए यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आप आज के आलोचना के औजारों से अगर भारतेंदु युग की आलोचना करेंगे या भक्ति काल को समझेंगे तो समस्या आएगी। आपको उनकी प्रगतिशीलता को उन्हीं के समय सापेक्ष में समझने की ज़रूरत होगी। आज हम अगर अपने को हम बहुत अग्रगामी मानते हैं, 50 साल बाद के लोग नहीं मानेंगे हमें अग्रगामी, उनकी चीज़ें बदल जाएंगे, उनके प्रतिमान बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप पीछे का साहित्य देखते हैं तो एकदम हथौड़ा लेकर या कैंची लेकर न तैयार रहें कि इसमें तो ये काम का नहीं, इसमें तो वो काम का नहीं। उसको इसी रूप में समझने की ज़रूरत है कि उनका अपना एक समय था,
उस समय का अतिक्रमण वो कितना कर सके। भारतेंदु अगर उस समय एक पत्रिका निकाल रहे थे और स्त्रियों के लिए पत्र निकाल रहे थे और स्वच्छता और तमाम चीज़ों की भी बात कर रहे थे, इसे उसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है, तब समझ में आएगा कि वो कितना आगे का काम कर रहे थे। अगर आप स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका पर विचार करेंगे जो रामेश्वरी नेहरू निकाल रही थी 1909 के आसपास इलाहाबाद से, या गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिका जो उसी समय निकल रही थी, आज वाली गृहलक्ष्मी नहीं, ये स्त्री जीवन से संबंधित, स्त्री के संघर्ष से संबंधित और राष्ट्र से संबंधित जो लेख छाप रहे थे, उसे आज आप देखेंगे तो लगेगा कि ये लोग कितना बड़ा काम कर रहे थे। लेकिन परिप्रेक्ष्य को समझना होगा, क्योंकि जो दायरा था उस दायरे के भीतर उन्हें बात करनी थी। बहुत आभारी हूं मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे याद किया इस अवसर पर, और बहुत अच्छा विषय है। कभी मौका मिला तो बहुत विस्तार से हिंदी के संदर्भ में मैं बात करूंगा, थोड़ा बहुत भारतीय संदर्भ के संदर्भ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।